हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो देखो वापस से कंपनी फाइनल अकाउंट। आज भी बैलेंस शीट का ही सम ले रहा हूँ। पहले फॉर्मेट बाय आउट होना चाहिए। अगर फॉर्मेट बाय आउट है तो सम सॉल्व करना इजी होगा। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स। अब ये लिखा नहीं लिखा चलेगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया। मार्किंग में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में एससी, रिजर्व्स के लिए आरएस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बराबर है। असेट में नॉन करंट असेट में फिक्स असेट, टैंजिबल, इनटैंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट। असेट हो गया। फिर करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट। सबका मार्किंग आपके सामने है। बराबर है। अब करना क्या है, तो आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहला काम करेंगे, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। आपने को क्वेश्चन में बोला है वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सुनील लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2007। अपने को सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और बैलेंस शीट डेबिट क्रेडिट देखो टैली दिया हुआ है। अपने को सिर्फ प्रॉपर पोस्टिंग करना। पोस्टिंग करने के लिए फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, कौन सा चीज कौन से हेडिंग में जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज होगा, इन्वेंट्रीज आई लिख दिया मैंने। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो सीई लिख दिया। शेयर इशू एक्सपेंसेस, बोगस असेट, ऐसा कोई असेट होता नहीं है। बराबर है। तो बोगस असेट कहाँ जाएगा? अदर करंट असेट, नॉन करंट असेट। तो अदर नॉन करंट असेट्स। समझ में आया? अदर नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स में नहीं। क्लियर। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन लिया है क्रेडिट। अब ओवरड्राफ्ट कितने टाइम के लिए लेंगे? छोटे टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रहेगा ये, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। समझ में आया? डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पर ध्यान रखना डेबिट साइड पे दिया मतलब ये लॉस है, क्रेडिट पे दिया रहेगा तो इनकम होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ऐसा पिछले लेक्चर में हुआ है। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस लायबिलिटीज ही है, अदर करंट लायबिलिटीज। समझ में आया? ये कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे ट्रेड पेबल में लिखा हुआ है क्योंकि ये पेबल भी होता है, बट मेरा अजम्पशन है ये कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में। पोस्टिंग उसमें किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म नहीं, अदर करंट लायबिलिटीज हेडिंग ही है ना अपने पास। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, डेबिट साइड पे दिया हुआ है, अदर नॉन करंट असेट। डिपॉजिट जो देके रखा है वो साल भर के लिए, 2 साल 3 साल चलते रहेगा आपके पास, इसलिए वो करंट तो नहीं है, वो नॉन करंट है। और डेबिट पे दिया है इसलिए असेट, और क्रेडिट पे दिया रहता तो लायबिलिटीज। क्लियर। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बनाया हुआ है आपने। फॉर्मेट अगर ध्यान में तो समझेगा क्या बोल रहा हूं। फॉर्मेट नहीं है तो फिर आपको ऐसा लगेगा बाउंसर जा रहा है, टॉपिक छोड़ देता हूं। दिमाग में फॉर्मेट होना चाहिए। आगे उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही होता है, इन्वेस्टमेंट में चले जाएगा। उसके बाद दिया है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर कैपिटल। इधर लिखने में गलती हो गया है, यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो अब अपने को करना क्या है? अपने को इन सब के लिए कौन सा अकाउंट बनाना है? नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या बनेगा? जितना रिक्वायरमेंट है उतना है। शेयर कैपिटल 2 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2-3 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है अपने पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो एक भी नहीं है।
बनाया ही नहीं है। फिर ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटीज है, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर करंट असेट, इन्वेंट्रीज, फिक्स असेट भी नहीं बनाया मैंने, क्यों? रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नोट्स टू अकाउंट में जितने का रिक्वायरमेंट उतना नोट्स टू बनाओ और सिर्फ उसका पोस्टिंग करो। क्लियर? पहला स्टार्ट करूंगा मैं एडजस्टमेंट और बाद में पोस्टिंग। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है? द फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 5,000, 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each and 1 lakh equity shares of 10 each. However, company issued। पहला पार्ट दिया है ऑथराइज्ड कैपिटल का, तो ये प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में जाके अपने को प्रेजेंटेशन देने का। ऑथराइज शेयर ऑफ इक्विटी, इक्विटी का कितना है? 1,10,000 रुपए वाला, 1,10,000 वाला 10 लाख हो गया। फिर प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है? 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाला, तो ऑथराइज शेयर्स ऑफ प्रेफरेंस 5,000 ऑफ 10 कितना हो गया? 5 लाख। प्रेजेंटेशन टोटल में नहीं लिया जाएगा क्योंकि टोटल में यही आएगा, ये आएगा क्या? ऑथराइज कंपनी का कैपेसिटी होता है, उसको टोटल में लिया नहीं जाता है। प्रेजेंटेशन समझ में आ गया? आगे दिया है हाउएवर कंपनी इशूड 4,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड देखो यहाँ पे दिख रहा है 4,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 4 लाख, 85,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 85,500 ऑफ 10 ईच 8,55,000। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है, कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में, बराबर है? हाँ या नहीं? तो इसका जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो शेयर्स कैपिटल में इसका पोस्टिंग आ जाएगा। डन है? समझा? सेकेंड एडजस्टमेंट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन अरियर फॉर 2 years, 2015-16, 16-17। क्या हो गया बोल? 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है, उधर 10 लिखा है ना, 100 ईच, ठीक है? नहीं, उनको समझेगा, इधर 100 रुपया लिखने का, इधर 100 बोला है, बोल दिया बस। थैंक यू। हाँ, उनको भी, उनके बराबर बराबर, डाउट क्लियर हो, कमेंट आएगा बराबर। स्टार्ट करें? सुमन, सुषमा है, सुषमा, ठीक है, स्टार्ट करें। पूजा, यहाँ पे उसने बोला है 2015, 16, 16, 17। अब यहाँ पे आप बैलेंस शीट कौन सी साल के लिए बना रहे हैं? मार्च 2017 बोल रहा है। 2016, 15, 16 और 16, 17 से डिविडेंड नहीं दिया है, देने बोल रहा है क्या? वो इन्फॉर्म कर रहा है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अभी तक बाकी है। ऊपर कहीं पे डिविडेंड दिख रहा है क्या? मतलब ये तो कंटीजेंट लायबिलिटीज हो गया, और कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आता है क्या? उसका अलग से नोट बनाएंगे। अरियर ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड कितना है? 56,000। कैसे 56,000? 7%, 4 लाख का 7% निकालो, कितना आ रहा है? 28,000। 28,000 एक साल का, 2 साल का कितना आएगा? 56,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 लाख का 7% ऑफ 100 ईच के हिसाब से 2 साल का निकाला 56,000। ये कहीं पे भी दिखेगा नहीं, सिर्फ टोटल में क्यूमुलेटिव बैलेंस आपको दिखाना है, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटीज इतना है, बराबर। आगे बढ़ते, बैंक स्टेटमेंट शो अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 1,000। बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया गलती से दिख रहा है ऑन 29 मार्च, द सेम बीइंग डिडक्टेड एंड एडजस्टेड बाय द बैंक ऑन 4 अप्रैल। बैंक अकाउंट में गलती से 1,000 रुपया क्रेडिट हो गया है। कभी क्रेडिट हुआ है? 31 मार्च, सॉरी 29 मार्च, लेकिन इसका जो रेक्टिफिकेशन हुआ वो कभी हुआ? 4 अप्रैल को हुआ। मतलब मेरा साल खत्म हुआ 31 मार्च, तब तक ये बात पता चला क्या? 29 तारीख को पता भी चला, तो क्या मैंने उसको कम किया? क्या मैंने इसे कम कभी किया? 4 अप्रैल को। मतलब क्या मुझे इधर बैंक में कुछ चेंज करना पड़ेगा? गलती से 1,000 रुपया आ गया है अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले किसी ने मेरे अकाउंट में 1,000 ट्रांसफर कर दिया, बट साल खत्म होने के बाद, हिसाब होने के बाद मुझे पता चला रहे यार गलती से हुआ, तो वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में होगा, इस साल होगा क्या? तो इधर बैंक में उसका कुछ चेंजेस करूंगा क्या मैं? मतलब ये भी एक इंफॉर्मेशन था, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 90% एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन होता है, करना कुछ नहीं होता है। क्लियर? बोर्ड एग्जाम में सिर्फ बैलेंस शीट का सम आता है, ओनली बैलेंस शीट। मैं लाइव लेक्चर्स जब लूंगा ना तो बताऊंगा तुमको पास्ट पेपर में किस टाइप के सम आते हैं, तब तुमको समझ में आएगा करना है कि नहीं करना है।
इसके लिए अभी सिर्फ समझ लो कैसे बनता है ये। मैंने अभी बोला अगर अपने को लग रहा है इसका ऑप्शन बहुत इजी है, इंटरनल आ गया या इन्वेस्टमेंट आ गया या बायबैक आ गया, वो करना इजी है, वही करने का, फिर इस पे फोकस भी नहीं करने का क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। Out of the issued capital, 1007% preference shares of 100 each were issued for a consideration other than cash. एडजस्टमेंट में दिया जो भी तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर तुमने इशू किया है उसमें 1000 रुपए कैश के अलावा है। अदर देन कैश मतलब उसको कैश में इशू नहीं किया है, किसी चीज के बदले में लिया गया है। तो ये तो इंफॉर्मेशन हुआ सर, जरा थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब हम हमारा शेयर बेच के लोगों से पैसा ले रहे हैं, बराबर है। तो मैंने मेरा शेयर्स बेचने निकाला, कितने शेयर्स बेचने निकाला? उसमें से 1000 प्रेफरेंस शेयर्स जब मैंने बेचा तो बोला भाई पैसे दो, शेयर्स ले, पैसे दे दो। उसने बोला पैसे तो नहीं। मैंने ठीक है, वो तेरे घर में सामान पड़ा वो मुझे दे दे, इतना शेयर्स ले ले। तो इसे कहते हैं अदर देन कैश। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ इसका प्रेजेंटेशन तो दिया नहीं है, मतलब इसे कुछ करोगे क्या आप? नहीं। आगे, वन बिल रिसीवेबल ऑफ 10,000 एंडोज इन द फेवर ऑफ रोटला लिमिटेड है, रोल्टा लिमिटेड। अरे रोटला खावाનું નથી ને, રોલ્ટા લિમિટેડ. Our supplier has been returned dishonor on 26 March for which entry has been made in books of account. Very important, जरा ध्यान देना। क्या बोलना चाह रहा है? कस्टमर है, अपना बिल रिसीव कितने का? 10,000 का। उसने मुझे चेक दिया था, कितने का चेक दिया था? 10,000। जो चेक है उसे बिल रिसीवल कहते हैं। मेरे पास 10,000 का चेक है, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। कभी डिपॉजिट किया भाई मैंने बैंक में? 26 तारीख को पता चला वो डिसऑनर हो गया है। मतलब वो चेक का जो पैसा मिलने वाला था वो अब मिलने वाला है क्या? नहीं, डिसऑनर हो गया है। बट वो तो कस्टमर तो अभी भी बाकी है ना। दो टाइप के कस्टमर होते हैं, मैंने पहले भी बताया, फिर से सुन लो। एक होता है बिना किसी गारंटी का कस्टमर और एक होता है गारंटी का कस्टमर। जो गारंटी वाला कस्टमर होता है उसे बिल रिसीवेबल कहते हैं और जो बिना गारंटी वाला होता है उसे डेटर्स कहते हैं। डेटर से कुछ लिस्ट आप लेते नहीं हो, आप उनको ऐसे ही उधार दे देते हो। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई मेरे पास सुमन आई, बोले सर मेरे को उधार चाहिए। मतलब ठीक है। सुषमा आई, भाई मेरे पास सामान लेने के लिए, तो मैंने इसे सामान बेचा, लेकिन मैंने उसको क्या बोला? ऐसे ही सामान नहीं दूंगा, आपको चेक देना पड़ेगा, मैं आपको उधार दूंगा। ये ध्यान दे। तो मेरे को सुषमा ने चेक दिया 10,000 का, मैंने उसे सामान दिया। अब ये मेरी उधारी कस्टमर है, बट इसका नाम डेटर्स नहीं, इसका नाम क्या है? बिल रिसीवर। इसने बोले सर आपको चेक का पैसा मिल जाएगा। अब मैं बैंक में गया, चेक डिपॉजिट किया, पता चला चेक तो डिसऑनर हो गया, तो इसका गारंटी तो खत्म हो गया, फिर भी कस्टमर तो है। अब वो बिल रिसीवेबल कस्टमर नहीं है, वो कस्टमर कौन सी बन गई है? नॉर्मल डेटर। तो जब भी बिल डिसऑनर होता है तो बिल रिसीवेबल में से निकल जाता है, बट वो ऐड किस में होता है? डेटर्स में। समझ में आया? तो यहाँ पे अपने को एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। डेटर्स के पास जाएंगे, बिल रिसीवेबल देखो अमाउंट कितना दिया बिल रिसीवेबल का? बिल रिसीवेबल 85,000, इसमें से 10,000 निकालना है, तो 10,000 निकाल दिया, बराबर है 75,000। और ये 10,000 किधर ऐड होने वाला है? आपके डेटर्स में। तो देखो सन्ड्री डेटर्स आपको कितना दिख रहा है? 6,59,500 ऐड किया उसके अंदर 10,000 बिल रिसीवेबल का, ये हो गया 6,69,500। समझ में आया एडजस्टमेंट? पक्का समझा? बिल रिसीवेबल में से निकाल दिया और डेटर्स में ऐड कर दिया। डन, एडजस्टमेंट क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? A balance of 1,47,500 in overdraft account with State Bank of India is inclusive of rupees 17,500 interest accrued on due. The overdraft is secured by hypothecation of the stock. देखो जरा बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है आपको कितना? 1,47,000। तो इसने एडजस्टमेंट बोला है 1,47,500 जो ओवरड्राफ्ट का दिख रहा है उसमें 17,500 किसका है? ब्याज का है। मतलब लोन का अमाउंट 1,47,500 है क्या? नहीं। तो अगर 1,47,500 में से 17,500 में निकाल देता हो तो बचता कितना है? 1,30,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आएगा? 1,30,000। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 1,30,000 दिखाऊंगा
और 17,500 इंटरेस्ट देने का बाकी। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। कौन सा लायबिलिटी? अदर लायबिलिटीज। तो अपने को 1,47,500 का बाइफर्केशन दिखाने का। 1,30,000 इधर दिखा दिया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, 1,30,000 शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, और इंटरेस्ट 17,500। पोस्टिंग ही किया है, ये एडजस्टमेंट नहीं था, खाली पोस्टिंग करना था। समझा कैसे किया? आगे बढ़ो। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स आर अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड टू बी गुड। डेटर्स अनसिक्योर्ड है, सारे अच्छे हैं, हमने उसको वैसे भी सॉल्व किया होगा। फिर क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹30,000 whereas मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज 3,80,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, दोनों का मार्केट वैल्यू दिया है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग करोगे, जब आप स्टॉक का पोस्टिंग करोगे, तो ध्यान रखना उनका मार्केट वैल्यू लिखने का, खाली लिखना है कि भाई इसका मार्केट वैल्यू 30,000, इसका मार्केट वैल्यू 3,80,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। पोस्टिंग करते सबसे पहला है स्टॉक। कहाँ जाएगा भाई स्टॉक तुम्हारा? यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया है? 3,59,000। बट इधर ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना? 3,80,000। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना है मार्केट वैल्यू 3,80,000। क्लियर? समझा? उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक। कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 1,11,000। उसके बाद शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ऑलरेडी पोस्टिंग डन। डेटर्स हो गया। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बनाया। क्रेडिटर्स कितना है? 1,51,500। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे दिया है, मतलब ये लॉस है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ब्रैकेट में लिखा है 4,10,000 मतलब लॉस। समझा? उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल ले लिया क्या? ले लिया। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल में 91,000 बराबर है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कितना है? 45,000। क्रेडिटर्स देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अदर लायबिलिटीज में, यहाँ पे मार्किंग में ट्रेड पेबल हो गया है, बट ये आएगा अदर लायबिलिटीज में। कितना है? 45,000। समझा? अरे हाँ। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिटेड कहाँ जाएगा? अदर नॉन करंट असेट। अदर नॉन करंट असेट्स कितना है? 6,500। फिर इन्वेस्टमेंट में जाएगा। रेफरेंसेस आ गए क्या? ठीक है, कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट देखो वहां पे आया है, इन्वेस्टमेंट 42,000 और उसका मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया था कितना है? 30,000। इधर मार्केट वैल्यू 30,000। समझ में आया? उसके अलावा शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बराबर। पोस्टिंग क्लियर। टोटल कर लेंगे 8,55,000 और 4,00,000 12,55,000। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में ही चल रहा है। इसका एक ही है, इसका टोटल ले लिया, इसका टोटल ले लेते 17,500 प्लस 45,000। इधर सिंगल है, इसका टोटल ले लिया, ये अकेला है, इसका टोटल ले लेते। और कुछ है क्या? नहीं बराबर। अब आपको करना क्या है? सबका टोटल खाली हेडिंग में जाके रखना है। जैसे यहाँ पे कितना है? 12,55,000। तो यहाँ पे आ गया हमें शेयर कैपिटल 12,55,000। रिजर्व में माइनस में 4,10,000, तो 12,55,000 में 4,10,000 माइनस 8,45,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं था, डिफर टैक्स नहीं है, ये नहीं, कुछ भी नहीं था इधर। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था मेरे पास, ट्रेड पेबल था, अदर करंट लायबिलिटीज था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है। इस सब का टोटल ले लिया। अब इसमें और इसको प्लस करेंगे, टोटल आपको इसका आंसर आया। बात समझ में आया? असेट में फिक्स असेट नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट था 42,000, फिर अदर नहीं था, लॉन्ग टर्म्स नहीं था, नॉन करंट असेट्स था मेरे पास 23,500, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं था, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म्स नहीं, अदर करंट असेट नहीं। इसका टोटल ले लो 1,21,45 मतलब 12,14,000। और कुछ है कि आपके पास? नहीं। टोटल करके चेक करो, देखो टैली हो रहा है क्या? इधर है, इसने टोटल लिखा है बट मेरे को मालूम नहीं। 12,80,000 आएगा। कैसे आएगा? 42,000 प्लस 23,500, बाकी इन सबको प्लस करो, ये 12 लाख शायद इन तीनों का टोटल रहेगा, मेरे को मालूम नहीं। इन तीनों का टोटल आप सबको प्लस करके चेक करो, 12,80,000 आएगा। क्लियर है? समझा है? अगर लेंदी लग रहा है तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, अपनी टैली होएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है क्या? पक्का? तो आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।